Hello and welcome back to weekly current affairs session of Ajmal IAS Academy. In today's session, we are going to discuss the ongoing conflict in West Asia, that is between Iran on one hand and Israel and US on other hand. इस कॉन्फ्लिक्ट को 12 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक ये कॉन्फ्लिक्ट डीएस्केलेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और अभी हाल फिलहाल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर दिया गया है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक क्यों किया गया है, इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या पॉसिबल इम्पैक्ट पड़ सकता है या क्या पॉसिबल इम्पैक्ट पड़ रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका इंडिया की डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, आज के सेशन में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द टुडे सेशन। द अल्टीमेट चोक पॉइंट दैट इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये वेस्ट एशिया में पहला कोई कॉन्फ्लिक्ट तो है नहीं, वेस्ट एशिया की अपनी एक हिस्ट्री रही है डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट की। अभी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में हो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होगा। ऑलराइट, तो वेस्ट एशिया में शुरू से लेकर के अब तक के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं अगर हम उनको देखें तो इसके पीछे दो प्राइमरी रीज़न हमें देखने को मिलते हैं। एक, या तो एनर्जी सप्लाई लाइंस के प्रोटेक्शन के लिए कॉन्फ्लिक्ट हुए, फॉर एग्जांपल 1991 का जो ये गल्फ वॉर था जिसमें इराक ने कुवैत को इन्वेड किया था, या फिर इस रीजन में इजराइल के डिफेंस के लिए ये वॉर होते आए हैं 1973 में भी, जो कि हमने देखा, और रिसेंटली 2-3 साल पहले से ये चीज़ें और ज़्यादा एस्केलेट हो गई हैं। इस बार का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इस मामले में यूनिक है कि इस बार के कॉन्फ्लिक्ट में इन दोनों कॉजेज़ को क्लब कर दिया गया है, यानी कि इस बार के कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ एक कॉज नहीं है। ये ना तो सिर्फ एनर्जी सप्लाईज को प्रोटेक्ट करने के लड़ा जा रहा है और ना ही सिर्फ इजराइल को डिफेंस प्रोवाइड करने के लड़ा जा रहा है, बल्कि यहाँ पर दोनों रीज़न इस बार कंबाइन है। अब तक के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं उसमें आम तौर पर इस रीजन के जो अरब स्टेट्स हैं, अरब स्टेट्स में वो जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग हैं, आमतौर पर उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ यानी कि यूएस के साथ अपने अलायंस को निभाया है और इस तरह के फ्लैश पॉइंट से अपने आप को दूर ही रखा है। तो इसमें हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी देखते हैं कि अक्टूबर 7/23 के अटैक के बाद इजराइल रिस्पांस करता है गाज़ा में। उसके बाद जो ईरान है वो अपना जो रिंग ऑफ फायर है या एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस भी जिसको कहा जाता है, जिसमें हिजबुल्ला है, जिसमें होथीज़ हैं और जिसमें अलग शिया मिलिशियाज हैं इराक में, उनको एक्टिवेट करता है और इसके ज़रिए डायरेक्ट इंगेजमेंट होता है जिसमें ईरानियन लीडरशिप और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट किया जाता है। और फाइनली इस बार यूएस का मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है और यूएस बहुत जल्दी बिना कुछ इंतज़ार किए इजराइल के साथ सेम टू सेम लाइन पर लगभग वॉर में इंक्लूड हो जाती है। ऑलराइट, तो बेसिकली इसमें अगर हम देखें तो ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हिस्टोरिकल मोटिव यानी कि इजराइल के डिफेंस वाला जो इशू है और दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी, इन दोनों को कंबाइन किया गया है एक कॉन्फ्लिक्ट में। और इसी वजह से ईरान को जो अपना एक अल्टीमेट लिवरेज है दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत शायद पड़ गई। अब इसको ज़रूरत क्यों पड़ रही है ये देखते हैं। देखिए, इस वॉर के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये बहुत ही एसिमेट्रिक वॉर चल रहा है। जहाँ तक कन्वेंशनल वॉरफेयर की बात है तो इजराइल और यूएस दोनों ही डोमिनेट करते हैं ईरान के ऊपर। इसके अलावा वॉर शुरू होने से पहले ही ईरान की टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर दिया गया है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईरान पर बहुत पहले से ही सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं, यानी कि ईरान के साथ कौन ट्रेड करेगा कौन ट्रेड नहीं करेगा इस चीज़ को लेकर के पहले से क्लैरिटी है। तो ईरान की इकोनॉमी वैसे ही सफ़र कर रही है। जब ईरान अपना ऑयल दुनिया भर की कंट्रीज़ को बेच ही नहीं सकता तो ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले या बंद रहे ईरान पर कोई उसका ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दैट इज़ द रीज़न कि ईरान ने इस बार जो इसका सबसे स्ट्रेटजिक और स्ट्रॉन्गेस्ट लिवरेज है उसको एक्सप्लॉइट किया है, उसको यूज़ किया है कि ताकि बाकी दुनिया भर की जो एनर्जी सप्लाई है, बाकी दुनिया भर की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो और दुनिया भर में एक ऑयल क्राइसिस क्रिएट हो। ये ऑयल क्राइसिस कितना बड़ा है इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि लोकेशन एंड ज्योग्राफी ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देखिए, ये जो रीजन है इधर वाला ये एनर्जी सरप्लस रीजन है और जो ईस्ट में इस तरफ रीजन है ये एनर्जी डेफिशिट रीजन है। यहाँ पर एनर्जी की अवेलेबिलिटी भी कम है लेकिन इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े एनर्जी कंज्यूमर्स हैं, इधर इंडिया है, इधर चाइना है। अब इस तरफ से अगर एनर्जी ट्रांसपोर्ट होगी
तो पर्शियन गल्फ से निकलने का एक ही रास्ता है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान को एक एडवांटेज है। अब वो एडवांटेज कैसे है इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यहाँ पर ये ईरान है और यहाँ पर ये ओमानियन टेरिटरीज है। इन दोनों के बीच में बहुत ही नैरो एक कॉरिडोर है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कोस्ट लाइन से लेकर के 12 नॉटिकल माइल तक और इधर की कोस्ट लाइन से इधर के 12 नॉटिकल माइल तक यहाँ पर ईरान का कंट्रोल होगा और यहाँ पर ओमान का कंट्रोल होगा। और इस पूरे कॉरिडोर की जो विड्थ है ये तकरीबन 21 नॉटिकल माइल के आसपास है। तो यानी कि ऐसे में यहाँ पर एक लीगल ट्रैप ये बन रहा है कि दोनों कंट्रीज़ के अपने अपने 12 नॉटिकल माइल के एरिया की वजह से यहाँ पर कोई एक इंटरनेशनल वाटर बफर देखने को नहीं मिल रहा। इसका मतलब यह है आसान भाषा में कि जो भी शिप इधर पर्शियन गल्फ से निकलेगा उसको ईरानियन वाटर से पास होना पड़ेगा या इसके बहुत क्लोज से निकलेगा। अब यहाँ पर क्या है कि कोस्टल एरिया के अगर बियॉन्ड देखें तो ईरान की एक बहुत ही रफ टोपोग्राफी है। यहाँ पर ज़िगरूज माउंटेन्स हैं। ऑलराइट, इन माउंटेन में ईरान अपने बेस बना सकता है, यहाँ से अपने ड्रोन लॉन्चर को इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ से अपने मिसाइल लॉन्चर को इंस्टॉल करके और यहाँ से निकलने वाले जो शिप्स हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह से देखेंगे ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और यहाँ पर ये इतनी रफ टोपोग्राफी ईरान की है और यहाँ आराम से कहीं भी छिप करके ड्रोन का लॉन्च स्टेशन इस्टेब्लिश किया जा सकता है। दूसरी बात, ये जो नैरो पैसेज है इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 200 से 300 मीटर के आसपास इसकी डेप्थ है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सी माइंस हैं, जो एंटी शिप माइंस हैं, उसको इंस्टॉल करना काफ़ी आसान हो जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर इस वजह से जो शिप गुजर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए एक ख़तरा है और इस ख़तरे को चलते हुए जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उन्होंने इंश्योरेंस कवर देने से मना कर दिया है। तो मल्टीपल थ्रेड्स हैं जिस वजह से यहाँ पर एक तरह से जो ऑयल का जो एक फ़्लो हो रहा था, ऑयल के जो कार्गोज़ का, वो काफ़ी हद तक कम हो गया। कितना कम हो गया इसको देखते हैं हम लोग कि नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर 20 मिलियन बैरल्स पर डे, यानी कि दुनिया भर की जितनी भी ऑयल सप्लाई है उसका 20% यहाँ से पास होता है। लेकिन अभी जो क्राइसिस है वो इतना बड़ा है कि 1956 का जो स्वेज कनाल क्राइसिस है वो इसके सामने कुछ भी नहीं था, लगभग इसका हाफ था या 50% था। ऑलराइट, लगभग रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर देखें तो 3000 प्लस के आसपास जो वेसल्स हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं इसके आसपास। और इस वजह से प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं कि ऑयल की सप्लाई कम हो रही है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ऑयल की प्रोडक्शन के बाद में जो उसका मूवमेंट होना चाहिए और जो स्टोरेज कैपेसिटी है, ये प्रॉब्लम है। मूवमेंट पर किस वजह से इम्पैक्ट हो रहा है? मूवमेंट पर इस वजह से इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि जो चोक पॉइंट है इसको ब्लॉक कर दिया ईरान ने। अब जब चोक पॉइंट ब्लॉक है तो मूवमेंट हो नहीं पाएगा, अगर मूवमेंट नहीं हो पाएगा तो अगर सप्लाई ही होती चली जाएगी तो उसको स्टोर कहाँ करेंगे? स्टोरेज एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्रूड ऑयल को स्टोर करने के लिए। इसलिए जो ऑयल प्रोड्यूसिंग गल्फ स्टेट हैं उन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन है ऑयल का उसको कम कर दिया है, यानी कि सप्लाई कम हो गई है। तो एक तो मूवमेंट नहीं हो रहा है, दूसरा सप्लाई भी कम हो गई है, तो जाहिर सी बात है इससे जो प्राइसेस हैं क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल मार्केट में वो शूट अप करेंगे, वो बढ़ेंगे और उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस इतने इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर में जो कि ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर क्या यूएस कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकता? इसका जवाब ये है कि एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन अर्नेस्ट विल हुआ था 1987 टू 1988 में। यहाँ पर ईरान इराक वॉर के टाइम पर यूएस ने कुवैत के जो टैंकर्स हैं उनको एस्कॉर्ट किया था। कैसे? उनको रीफ्लैग करके, यानी कि ऑयल टैंकर कुवैत का है लेकिन उस पर फ्लैग किसका होगा? यूएस का होगा। अब चूंकि यूएस के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो यूएस को कोई कुछ नहीं कहेगा। बट अभी की सूरत हाल में यहाँ पर एक बैरियर है। वो बैरियर क्या है कि यूएस नेवी अभी के कानून के हिसाब से ऐसा नहीं कर सकती, और ख़ास तौर से जो उनके एलाई नहीं है और जो नॉन नेटो कंट्रीज़ है उनके लिए तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती। और अगर करना चाहते भी हैं तो उसके लिए कांग्रेस का ऑथराइजेशन लगेगा, जो हमको नहीं लगता कि मिस्टर ट्रंप अभी उसके मूड में होंगे, क्योंकि वो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसका कुछ ऑल्टरनेटिव है। देखिए, एक छोटा ऑल्टरनेटिव ये है कि पाइपलाइन का एक नेटवर्क है। कैसे है इसको मैप के ज़रिए हम समझते हैं। पाइपलाइन ये अरेबियन पेनिनसुला है,
दिस इज पर्शियन गल्फ एंड दिस इज रेड सी। अब ये अरेबियन पेनिनसुला में पर्शियन गल्फ से यहाँ तक शिपमेंट आए, अब कैक से, इसको नाम याद रखेंगे, इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है। अब कैक से लेकर के यानबू तक पाइपलाइन के ज़रिए ये ऑयल जाएगा और इस पाइपलाइन के ज़रिए ये इस पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ये बाईपास करके सीधा रेड सी में आएगा। रेड सी से शिपमेंट चल करके आगे जा करके बाबिल मंदब से निकल करके मेन जो एरिया है वहाँ पर आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि जो बाबिल मंदब दूसरा चोक पॉइंट है, यहाँ पर हौथीज रेबल्स हैं और हौथीज ये वो ग्रुप हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर ईरान खुद बैठा है तो इधर जो दूसरा वाला चोक पॉइंट है बाबिल मंदब, वहाँ पर हौथीज उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर ये भी नहीं है। दूसरा, जहाँ पर 20 मिलियन बैरल पर डे का जो सप्लाई है ऑयल की, इस जो पाइपलाइन है इसकी कैपेसिटी लिमिटेड है 5 मिलियन बैरल्स पर डे, तो दुनिया की ज़रूरत को ये पूरा नहीं कर सकती। दूसरी बात यह है कि बाबिल मंदब चोक पॉइंट पे ख़तरा है। दूसरा एक यूएई की पाइपलाइन है, इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए पर्शियन गल्फ में यहाँ से शिप आया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पहले ही यूएई में एंटर करके और ये फुजैरा नाम की जगह पर जा करके इसको डीलोड कर देंगे। ऑलराइट, हाँ, तो ये यूएई से यहाँ एंटर करेंगे और इस पाइपलाइन के ज़रिए फुजैरा नाम की जगह पर जाकर के इसको डीलोड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि इसकी कैपेसिटी और भी ज़्यादा कम है, हार्डली 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे। तो जितनी दुनिया की ज़रूरत है, जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट दुनिया की है, उसको ये पाइपलाइन या तो पूरा ही नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरा जो सऊदी अरेबिया वाली पाइपलाइन है उसको लेकर के यहाँ पर बाबिल मंदब पर एक थ्रेट ऑलरेडी है। तो इस वजह से ये बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंस है चोक पॉइंट की, किसकी, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ऑलराइट, तो इसका इम्पैक्ट अभी हम देख लेते हैं। ग्लोबल इम्पैक्ट है, बिल्कुल है साहब, इंडिया पर पड़ रहा है, पाकिस्तान पर, बांग्लादेश पर, चाइना पर। अब ये कैसे पड़ रहा है इसके ज़रिए देखते हैं। अगर अभी की हम न्यूज़ देखें तो न्यूज़ के हिसाब से इस तरह के न्यूज़ हैं कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट ऑफिस का वर्किंग डे है उसको 4 दिन का कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर ऑयल सप्लाई ऑलरेडी काफ़ी कम है। स्कूल की जो हॉलीडेज़ हैं उनको बढ़ा दिया गया है। ऑलराइट, साउथ कोरिया ने 30 साल में पहली बार फ्यूल के प्राइसेस को कैप किया है। बांग्लादेश में जो ये क्राइसिस है इसको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना अपने यहाँ से डीजल के शिपमेंट भेज रहे हैं। ऑलराइट, और जापान में भी लगभग 25% के आसपास का स्पाइक है और वहाँ भी सरकार इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। तो इस चोक पॉइंट पर जो ये ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हुई है उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में अलग अलग तरह से देखने के लिए मिल रहा है। अब इसका स्पेसिफिकली इंडिया पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है और इंडिया में डिफरेंट सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस रास्ते के ज़रिए सिर्फ और सिर्फ ऑयल ही नहीं आता बल्कि नेचुरल गैस भी आती है। और नेचुरल गैस एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, एक इम्पॉर्टेंट इनपुट है फर्टिलाइज़र के प्रोडक्शन में। तो अगर नेचुरल गैस की सप्लाई कम होगी तो जाहिर सी बात है उसकी कीमतें बढ़ेंगी। उसकी कीमतें बढ़ेंगी तो जो फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन है, जो उसकी कॉस्ट है वो बढ़ेगी, तो फर्टिलाइज़र महंगा होगा, तो किसान के लिए एग्रीकल्चर इनपुट महंगे हो जाएंगे। अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर देखने को मिलेगा, यानी कि फूड प्राइसेस बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। इसके अलावा इस रास्ते के ज़रिए बहुत सारे केमिकल सप्लाई होते हैं। से फॉर एग्जांपल एक्रिलिक एसिड, एक्रिलिक एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट है किसमें, आपका पेंट्स में। ठीक है, तो जो पेंट इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं इससे सफ़र कर रही है और पेंट्स के प्राइसेस भी बढ़ेंगे जिससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसके अलावा टेक्सटाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। ऑलराइट, यहाँ पर पॉलिस्टर की ज़्यादातर सप्लाई इसी रास्ते से होती है। ठीक है, पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ रही है जिसकी वजह से कंज्यूमर पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ना तय है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम हैवी इंडस्ट्री की बात करते हैं जिसमें मेटल्स एंड ग्लास, एल्यूमिनियम का जो भी हमारे कंटेनर्स हैं। ऑलराइट, तो लगभग 8% जो ग्लोबल सप्लाई है एल्यूमिनियम की वो गल्फ में इंस्टॉल हो गई है। ठीक, स्टील की प्रोडक्शन में कोकिंग कोल का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी सप्लाई डिसरप्ट हो रही है। इसके अलावा ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में जो फर्नेस और क्रिटिकल जो मटेरियल्स हैं उसकी सप्लाई भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के प्रोडक्शन के लिए और लगभग हर इंडस्ट्री में,
वहाँ पर हीलियम की ज़रूरत होती है और हीलियम की सप्लाई भी कहीं ना कहीं इससे डिस्टर्ब हुई है, तो इससे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। और साथ में एलपीजी की शॉर्टेज की वजह से हमने देखा है कि बहुत सारे होटल्स रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, या कुछ लोगों ने अपने मेन्यू को जो है फिर से एक तरह से रिडिफाइन किया है कि कौन सी चीज़ें मिलेंगी और कौन सी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो इंडिया में इसके इम्पैक्ट को अगर हम देखें तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर पर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, केमिकल इंडस्ट्री की वजह से जो है कंस्ट्रक्शन वाले सेक्टर पर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, टेक्सटाइल और पैकेजिंग पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, हैवी इंडस्ट्रीज़ में पड़ेगा, सेमीकंडक्टर एंड हॉस्पिटैलिटी यानी कि रेस्टोरेंट्स होटल्स पर इसका इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ने वाला है। अब ऐसे में इंडिया का डायलेमा क्या है यहाँ पर? एक डायलेमा इंडिया का ये है कि एक ह्यूमन कैपिटल, लगभग 10 मिलियन इंडियन एक्सपैट्रिएट्स यहाँ पर रहते हैं और ये पूरा का पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो रहा है। इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं जैसे पहले होती थी। तो क्या इन सबको इवैक्यूएट कर सकते हैं? आंसर इज़ नो। इतने लोगों को इवैक्यूएट आज तक कभी किया नहीं गया है। कुछ इंडियंस वहाँ से आए हैं, लेकिन वो शायद टूरिस्ट थे जो किसी दूसरे काम से गए थे और वो अपनी फ़्लाइट से वहाँ से वापस आए हैं। जो इतने सारे इंडियंस वहाँ हैं, तो ये रेमिटांसेस बहुत ज़्यादा इंडिया को भेजते हैं, जो हमारे लिए एक बड़ा इकोनॉमिक रिसोर्स भी है। इसी वजह से हम देखेंगे कि इस बार एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को इन्वोक किया गया है, जिसको 4 टियर रेशनिंग सिस्टम के तहत लाया गया है, जिसमें 4 कैटेगरीज बनाई हैं और फर्स्ट कैटेगरी में रखा है सीएनजी और एलपीजी को। यहाँ पर जितनी सप्लाई पहले दी जा रही थी उतनी ही सप्लाई को इंश्योर किया गया है। सीएनजी व्हीकल्स में यूज़ होगी और एलपीजी घरों के खाने बनाने में, ठीक है। और इसके अलावा एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी इसमें देखने को मिलता है कि हमारा लगभग $20 बिलियन का ट्रेड है गल्फ में, और इसके अलावा लगभग 24 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हमने आईमैक में किया है, जो कि एक ट्रांजिट कॉरिडोर है, ऑलराइट, यूरोप और इंडिया के बीच में, जो कि कहाँ से? मिडिल ईस्ट से जाएगा। तो हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेड वॉल्यूम कहीं ना कहीं ख़तरे में है, हमारा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर ख़तरे में है। इसीलिए यहाँ पर एक स्टेबल और पीसफुल इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है मिडिल ईस्ट में, ताकि हमारे इस इन्वेस्टमेंट का इंडिया को फ़ायदा मिल सके और इंडिया और मिडिल ईस्ट के बीच में बेहतर रिलेशन इस्टेब्लिश किए जा सके। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।